नमस्कार। आज हमारे पास जो सोर्स है वो थोड़ा हटके है। ये कोई आर्टिकल या रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक बहुत ही टेक्निकल डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। नाम है अमोनियम म्यूरियाटिकम, जिसे साल अमोनियाक भी कहते हैं। हाँ, और ये पहली नजर में किसी केमिकल की रेसिपी बुक जैसा लग सकता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे अजीबोगरीब लक्षण। बिल्कुल, और हमारा आज का मिशन है इस डेंस टेक्स्ट को डिकोड करना। इसे एक तरह की जासूसी किताब समझिए, जिसमें एक मरीज के बारे में बिखरे हुए सुराग हैं। हमें इन सुरागों को जोड़कर देखना है कि आखिर ये पूरी तस्वीर क्या बनती है। ये नजरिया बिल्कुल सही है, क्योंकि इस तरह के टेक्स्ट में मतलब हर छोटे से छोटे डिटेल का कोई मतलब होता है। कुछ भी बेवजह नहीं लिखा जाता। तो चलिए जासूसी शुरू करते हैं। हाँ? पहला और सबसे धमाकेदार सुराग तो इसकी पहली लाइन में ही है। ये कहता है कि ये उपाय उन लोगों के लिए स्पेशली सूटेबल है जो मोटे और सुस्त होते हैं, या जिनका शरीर बड़ा और मोटा होता है लेकिन पैर बहुत पतले होते हैं। वाह, ये डिटेल तो कमाल का है। ये तो एक तरह से किसी कार्टून कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन लग रहा है। इसके पीछे क्या साइंस हो सकता है? ये ऑब्जर्वेशन बहुत गहरा है। ये सिर्फ वजन के बारे में नहीं है, ये बॉडी में वेट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। एक भारी भरकम ऊपरी शरीर और उसके मुकाबले कमजोर या पतले पैर। अच्छा, ये एक तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंस यानी शारीरिक बनावट के असंतुलन की तरफ इशारा करता है। कुछ मेडिकल फिलॉसफीज में ये माना जाता है कि ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर शरीर के अंदर चल रही गड़बड़ियों का एक बाहरी नक्शा होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रैंडम ऑब्जर्वेशन नहीं, बल्कि केस का पहला बड़ा सुराग है। ठीक है, अब जरा और गहराई में उतरते हैं। नाक से जुड़े लक्षण पर आते हैं। यहाँ लिखा है पानी जैसा तीखा कोरिजा। वाटरी एक्रिड कोरिजा, हाँ, जो होठों को छील देता है। सुनने में ही कितना अग्रेसिव लग रहा है। यहाँ तीखा एक्रिड शब्द की है। इसका मतलब है कि नाक से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो सिर्फ पानी नहीं है, वो कुरोजिव है, जहरीला है। वो अपनी ही स्किन को जला रहा है। तो आप कह रहे हैं कि तीखे शब्द का मतलब सिर्फ जलन नहीं, बल्कि ये एक सिग्नल है कि बॉडी की इंटरनल केमिस्ट्री बिगड़ चुकी है। बिल्कुल, ये एक आक्रामक प्रोसेस है जो अपने ही टिश्यूज को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये आक्रामकता सिर्फ नाक तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। और यहीं पर कहानी और उलझ जाती है जब हम पाचन तंत्र पर आते हैं। एक तरफ सोर्स कहता है कि मासिक धर्म के दौरान दस्त और उल्टी होती है, यानी शरीर तेजी से चीजों को बाहर फेंक रहा है। लेकिन फिर उसी इंसान के लिए हठी कब्ज का भी जिक्र है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है? एक तरफ सब कुछ बाहर निकल रहा है और दूसरी तरफ सब कुछ अंदर रुका हुआ है। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। यही तो इस केस का सबसे फैसिनेटिंग पैराडॉक्स है, और इसका जवाब कॉन्टेक्स्ट में छिपा है। अच्छा, दस्त और उल्टी एक स्पेसिफिक टाइम पर हो रहे हैं, अ मंथली साइकिल। ये एक हार्मोनल ट्रिगर से जुड़ा है, जबकि कब्ज एक क्रॉनिक यानी लगातार बनी रहने वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब इस बेचारे पाचन तंत्र का तो अपना ही मूड स्विंग चल रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। हाँ, ये हमें दिखाता है कि शरीर का कंट्रोल सिस्टम कितना गड़बड़ा गया है। वो तय ही नहीं कर पा रहा कि उसे चीजों को रोकना है या निकालना है। और कब्ज का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो तो और भी अजीब है। सिर्फ कब्ज लिखकर नहीं छोड़ा, लिखा है कि मल सख्त और भुरभुरा होता है, जिसे निकालने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, और ये गुदा के किनारे से ही बिखर जाता है। ये बहुत ही ग्राफिक है। आखिर इस डिटेल का क्या मतलब हो सकता है? ये बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन है। ये हमें पाचन तंत्र के अंदर की कहानी बताता है। सख्त और भुरभुरा होना ये इशारा करता है कि आंतों में शायद बहुत ज्यादा सूखापन है, मॉइस्चर की कमी है। और उसका निकलते ही बिखर जाना दिखाता है कि आंतों की मांसपेशियों में उसे एक साथ बांधकर बाहर निकालने की ताकत ही नहीं बची है। ये सिर्फ कब्ज नहीं है, ये पाचन तंत्र की कमजोरी और अंदरूनी सूखेपन का सबूत है। और जैसे इतना काफी नहीं था, एक और लाइन है, मल का रंग बदलता रहता है, कोई भी दो मल एक जैसे नहीं होते। ये तो हद है। मतलब कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है। शरीर को खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल, ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये अस्थिरता इस केस का एक कोर थीम है। ये केओस का एक क्लासिक साइन है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि इस व्यक्ति का शरीर एक ही समय पर दो बिल्कुल उल्टी चीजें कर सकता है, और उसके सिस्टम में कोई पैटर्न या रिदम बचा ही नहीं है। सब कुछ बस रैंडम हो रहा है। सही कहा। अच्छा, ये कब्ज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जाहिर है जब शरीर में इतना जोर लगेगा
तो उसका असर कहीं और भी दिखेगा। और वही हमें बवासीर, हेमोरॉइड्स वाले लक्षण में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ भी डिटेल पर ध्यान दीजिए। मल त्याग के बाद घंटों तक मलाशय में दर्द, जलन और चुभन होती है। घंटों तक, ये दो शब्द बहुत मायने रखते हैं। ये बताते हैं कि ये कोई मामूली तकलीफ नहीं है जो थोड़ी देर में ठीक हो जाए। एक ऐसी पीड़ा है जो उस इंसान के साथ घंटों तक बनी रहती है। उसके उठने, बैठने, काम करने, हर चीज पर असर डालती होगी। ये एक फिजिकल सिम्टम से ज्यादा एक कांस्टेंट टॉर्चर है। और सोर्स इसे एक और अजीब चीज से जोड़ता है, विशेष रूप से दबे हुए ल्यूकोरिया के बाद। दबे हुए ल्यूकोरिया का क्या मतलब है? मतलब एक प्रॉब्लम को दबाने से दूसरी शुरू हो गई। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि शरीर से होने वाले किसी नेचुरल डिस्चार्ज को, जैसे ल्यूकोरिया, अगर किसी तरह से जबरदस्ती रोक दिया जाए या दबा दिया जाए, तो शरीर उस अंदरूनी गड़बड़ी को किसी और रास्ते से, किसी और ज्यादा तकलीफदेह रूप में बाहर निकालता है। अच्छा, ये कुछ वैसा ही है जैसे आप पाइप में एक जगह से पानी का बहाव रोक दें तो दबाव कहीं और बढ़ जाएगा और पाइप कहीं और से लीक होने लगेगा। शरीर भी ठीक ऐसे ही काम करता है। वाह, ये एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट है। अब जब ल्यूकोरिया की बात हुई है तो उसके बारे में भी दो बिल्कुल अलग अलग तरह के सुराग दिए गए हैं। एक है अंडे की सफेदी जैसा, जो नाभि के पास ऐंठन वाले दर्द के बाद होता है। फिर से देखिए कितनी प्रिसिजन है। अंडे की सफेदी जैसा, ये हमें उसकी कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताता है। और ये भी बताया है कि वो आता कब है, एक खास तरह के पेट दर्द के बाद। ये कॉज एंड इफेक्ट का सीधा कनेक्शन दिखा रहा है। और दूसरा प्रकार इससे बिल्कुल अलग है, भूरा, चिपचिपा, दर्द रहित, जी, जो हर बार पेशाब के बाद होता है। रंग अलग, टेक्सचर अलग, दर्द है ही नहीं और टाइमिंग भी एकदम अलग। जी, ये लोग बस वेजाइनल डिस्चार्ज लिखकर छोड़ सकते थे, पर उन्होंने दो पूरी तरह से अलग-अलग कहानियां बताई हैं। और यही इस सोर्स की खासियत है। ये सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन नहीं करता। ये दिखाता है कि एक ही नाम वाली समस्या, ल्यूकोरिया, के दो कितने अलग चेहरे हो सकते हैं, और ये दोनों चेहरे एक ही अंदरूनी गड़बड़ी से पैदा हो रहे हैं। ये उस डिटेक्टिव की तरह है जो हर डिटेल को नोट कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि सच इन्हीं डिटेल्स में छिपा है। इन सब डिस्चार्जेस और दर्द से हटकर एक और बहुत ही अजीब सुराग है, एक शारीरिक सनसनी। पीठ में कंधे की हड्डियों के बीच ठंडक का एहसास। ये क्या है? ये कोई दर्द नहीं, कोई खुजली नहीं, बस एक ठंडक का एहसास। कोई इस पर ध्यान भी क्यों देगा? और यही बात इसे इतना महत्वपूर्ण सुराग बनाती है। ये एक ऐसा लक्षण है जिसे मरीज शायद डॉक्टर को बताना जरूरी भी न समझे, लेकिन इस सिस्टम में इस सब्जेक्टिव फीलिंग, इस अंदरूनी अनुभव को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी किसी बड़े लक्षण को। अच्छा, ये उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन या क्या कहते हैं नर्व फंक्शन में किसी तरह की गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। ये एक बहुत ही सटल, बहुत ही बारीक क्लू है। ठीक है, अब शरीर के मूवमेंट पर आते हैं। यहाँ भी एक बहुत ही खास लक्षण है। चलते समय हैमस्ट्रिंग, जांग के पीछे की मांसपेशियां दर्दनाक रूप से छोटी महसूस होती हैं। इसकी तुलना मांसपेशियों के छोटे हो जाने के कारण जोड़ों में तनाव से की गई है। इसे इमेजिन करके देखिए, ऐसा महसूस होना कि आपकी मांसपेशियां सिकुड़ गई हैं। तो जब भी आप चलने के लिए पैर आगे बढ़ाएंगे, आपको एक जबरदस्त दर्दनाक खिंचाव महसूस होगा। बाप रे! तो ये सिर्फ दर्द नहीं, ये एक तरह की वो फिजिकल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे शरीर खुद को आगे बढ़ने से रोक रहा हो। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में लचीलापन ही खत्म हो गया है, सब कुछ अकड़ा हुआ और छोटा हो गया है। और आखिरी सुराग है पैरों से दुर्गंधयुक्त पसीना आना। ये भी शरीर के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम में एक और गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। ठीक है, अब जरा रुकते हैं और सारे सुरागों को टेबल पर रखते हैं। एक ऐसा इंसान जिसका शरीर ऊपर से भारी और नीचे से हल्का है, नाक से जलन वाला पानी बहता है, पेट में कभी तूफान तो कभी सूखा पड़ा है, कोई पैटर्न नहीं। शरीर के कुछ हिस्सों में घंटों तक दर्द होता है। डिस्चार्जेस बहुत स्पेसिफिक और अलग अलग तरह के हैं। पीठ में एक अजीब सी ठंडी जगह है और मांसपेशियां इतनी कसी हुई हैं कि चलना भी मुश्किल है। ये सब मिलकर किस तरह के इंसान की तस्वीर बना रहे हैं? ये एक ऐसे इंसान की तस्वीर है जिसका शरीर अंदर से पूरी तरह से असंतुलित और थका हुआ है। उसके कम्युनिकेशन चैनल्स जैसे नर्व्स और रेगुलेशन सिस्टम्स जैसे हार्मोन्स एंड डाइजेशन सब गड़बड़ा गए हैं। कुछ भी स्मूथली काम नहीं कर रहा। तो ये अलग अलग बीमारियां नहीं है? नहीं, ये एक ही सिस्टमिक ब्रेकडाउन के अलग अलग चेहरे हैं।
इस सोर्स ने इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर हमें एक यूनिफाइड पिक्चर दिया है। तो इस पूरी जासूसी का नतीजा क्या निकला? हमने देखा कि अमोनियम म्यूरियाटिकम सिर्फ कुछ लक्षणों की दवा नहीं है, बल्कि एक पूरे पर्सनालिटी प्रोफाइल से जुड़ा है। एक हाथ शारीरिक बनावट, विरोधाभासी दिक्कतें और बहुत ही अजीब और स्पेसिफिक सेंसेशंस। बिल्कुल। ये सोर्स हमें दिखाता है कि किसी भी चीज को समझने के लिए कितनी गहरी ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। ये सिर्फ साइंस नहीं, एक तरह की आर्ट भी है। कब्ज एक शब्द है, लेकिन सख्त भुरभुरा मल जो किनारे से बिखर जाता है, एक अनुभव है, एक कहानी है। ये सोर्स हमें लक्षणों के पीछे की कहानी को पढ़ना सिखाता है। और ये याद दिलाता है कि हर इंसान का अनुभव कितना यूनिक होता है। और इस चर्चा को खत्म करने के लिए एक आखिरी पहेली। इस सोर्स के आखिर में एक बहुत छोटी सी लाइन लिखी है। संबंध इसके बाद इनका प्रयोग होता है, एंड सी फॉस पल्स सानिक। अरे वाह, ये क्या है? क्रेडिट्स के बाद वाला सीन, इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये हमें बताता है कि इन पदार्थों को अकेले नहीं देखा जाता। ये एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है, जहां ये भी मायने रखता है कि किसके बाद क्या इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, जैसे एक रिले रेस। हाँ, कह सकते हैं। शायद एक उपाय शरीर में एक तरह का काम शुरू करता है और दूसरा उसे आगे बढ़ाता है या पूरा करता है। यह हमें उस गहरी इंटरकनेक्टिविटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो इन क्लासिफिकेशंस के पीछे छिपी हो सकती है। ये इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो हमें याद दिलाता है कि समझने की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती।